नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आईएएस में। हम जियोग्राफी में चैनल मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजी का एक भाग है चैनल मॉर्फोलॉजी। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल जो नदियों के द्वारा बनाया जाता है, जो अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका है नदियों के द्वारा। तो इसमें विभिन्न भू आकृति के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसी में आगे जो है आपका पढ़ेंगे नदी गुम्फित गुम्फित ब्राइडेड इंग्लिश में। तो जो लास्ट क्लास आपका चैनल मॉर्फोलॉजी में, उसमें आपने क्या पढ़ा था? नदी विसर्ग, नदी विसर्ग, मिनांडरिंग, रिवर मिनांडरिंग के बारे में बताया था मैंने आपको। इसी के बाद नेक्स्ट है आपका नदी गुम्फित ब्राइडेड। क्या होता है देखिए, जो नदियां बहती है, तो आप नदी का देख रहे हैं, दो डायरेक्शन रहता है। नदी विसर्ग में टेढ़ा मेढ़ा मार्ग से नदियां बहती है। अगर नदी के बीच में ही मान लेते हैं कोई बाधा आ जाए, जैसे अवसाद इकट्ठे होने लगे, तो द्वीप बन जाते हैं जगह जगह पे नदी के। ये द्वीप बन गया मान लेते हैं नदी के बीच में। तो नदी इन द्वीपों के बीच में बह रही है। ये तो नदी बह रही है ऐसे करके, तो इनका डायरेक्शन है फ्लो होने का। इन द्वीपों के बीच से नदियां फ्लो हो रही है, गुम्फित नदी इन्हें बोलते हैं। अर्थात बीच में जो ये बाधा है, रोधिका, रोधिका या बाधा, ये क्या है? निक्षेपित पदार्थ है। जैसे द्वीप मान लीजिए नदियों के बीच में। आप देखेंगे बिहार में गंगा नदी काफी जगह दियारा प्रदेश बनाती है। दियारा क्या रहता है? द्वीप वाला इलाका है। ये सब द्वीप है नदी के बीच में। ब्रह्मपुत्र नदी में आप सुनेंगे मांझली द्वीप, कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है वर्ल्ड में, कि नदियों के बीच में एक द्वीप। तो मांझली द्वीप है ब्रह्मपुत्र में, मांझली द्वीप। कहाँ बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र में। और बिहार जैसे इलाके में क्या बोलेंगे? गंगा नदी में दियारा। तो एक सब द्वीप है। तो नदियों द्वारा फ्लो होने का डायरेक्शन है, अर्थात गुम्फित हो जाती है नदियां, कहीं गायब हो जा रही है, प्रकट हो रही है, गायब हो रही है, प्रकट हो रही है। इन द्वीपों के बीच से फ्लो हो रही है। इसी में एक दूसरा है कंसेप्ट। ये तो नदी गुम्फित ब्राइडेड है। एक है शाखा मिलिनी। एक शब्द होता है जो गुम्फित नदियों की तरह है, लेकिन अंतर बस बेसिक है। शाखा मिलिनी, एनास्टोमोसिस एक शब्द है। एनास्टोमोसिस इंग्लिश में शाखा मिलिनी। तो गुम्फित नदियों की तरह ही इसमें भी द्वीपें बनती हैं, अर्थात रोधिकाएं बनती है, पर जल स्थिर रहता है। क्या बोलेंगे? जो जल रहते हैं वह स्थिर रहते हैं, फ्लो नहीं होते हैं। तो गुम्फित नदियों में तो जो पानी है, जल है, वो फ्लो हो रहा है, बट इसमें क्या होते हैं? फ्लो नहीं होते हैं, पानी स्थिर रहते हैं। आपको यही बताना है, दोनों में अंतर है। एक के लिए होता है गुम्फित नदी, और दूसरे के लिए शाखा मिलिनी, एनास्टोमोसिस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये स्थिर जल है, स्थिर जल। इस तरीके से आप दो यहाँ पे देख रहे हैं नदियों के द्वारा निर्मित भू आकृति, और किस तरीके से नदी फ्लो हो रही है। नदी विसर्ग मैंने आपको पहले ही बता दिया था, देख लीजिएगा नेक्स्ट, इससे पहले वाले वीडियो में। इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, दोनों को कंबाइन करना है आपको। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपका समतल प्राय मैदान, नदी वेदिका, और जो प्राकृतिक तटबंध है नदियों के द्वारा। तीन शब्द आ रहा है। पहला नंबर पे फिर से देखिए, ए नंबर पे जो नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, नदी वेदिका, नदी वेदिका। सेकेंड नंबर पे क्या बोलेंगे? तो प्राकृतिक तटबंध है, मिलता जुलता है दोनों, प्राकृतिक तटबंध। और तीसरा मैं समतल मैदान बताऊंगा आपको। फिलहाल इन दोनों को समझिए एक साथ रख के, जिस तरीके से आपने
नदी गुम्फित नदी और शाखा मिलनी को कंबाइन किया, एक साथ रखा। इसी तरीके से नदी वेदिका प्राकृतिक तटबंध को एक साथ रखे। डायग्राम से समझिए, वेदिका अर्थात सीढ़ी। वेदिका क्या होता है? सीढ़ी, एक सोपान। सोपान किस तरीके का सोपान है? सीढ़ी है, आप एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते हैं। मान लेते हैं ऐसे करके एक स्ट्रक्चर है, तो आप एक लैंड बना लीजिए इस तरीके से, सोपान का स्तर। ठीक है, अब यहाँ पे आप दिखाइए एक सोपान के स्तर का। इन नदियों का मान लेते हैं, ये नदी बह रही है अभी करंट डायरेक्शन में। अभी जो वर्तमान की स्थिति है नदी की ये है। पहले नदी इस वाले इलाके में बहती थी, बाद में नदी अपना मार्ग चेंज करती है, इस रास्ते पे आ जाती है, और वर्तमान में ये स्थिति है। अर्थात नदियों के द्वारा लगातार जो है अपना क्षेत्र छोड़ा जा रहा है और करंट लोकेशन धारण करते जा रही है। तो जो छोड़ा गया क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक किसने छोड़ दिया क्षेत्र? नदी। पुनः इस साइड में भी यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र छोड़ा हुआ है। तो ये सब मैदान बने हुए हैं, लेकिन ये मैदान किस तरीके से है? पुराना बाढ़ का मैदान है, पुराना बाढ़ प्रदेश है ये। इस प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो एक सीढ़ी नुमा आकृति बन रही है, जैसे ये। फिर आगे मूव करिए, फिर एक सीढ़ी दिख रहा है, तो सीढ़ी नुमा एक सोपान बना है, तो नदी वेदिका कहलाता है। नदी वेदिका क्या है? पुराना बाढ़ का मैदान है, जहाँ अब बाढ़ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा ऊंचा हो गया, करंट में नदी ये फ्लो हो रही है, तो यहाँ तक तो बाढ़ आ रहे हैं आसपास में, लेकिन इधर बाढ़ नहीं आ रहे, तो पुराना बाढ़ मैदान हो जाता है। और इससे जो एक स्थलाकृति बन रही है, लैंडस्केप, उसको बोलेंगे आप नदी वेदिका, अर्थात सीढ़ी नुमा सोपान नुमा एक स्तर। और डायग्राम में कुछ इस तरीके से आपको दिखाना है। तो वो छोड़ा गया बाढ़ प्रदेश है। इसी में प्राकृतिक तटबंध क्या होता है? तो देखिए, प्राकृतिक तटबंध अर्थात एक बांध है, प्राकृतिक तरीके से नदियों के द्वारा निर्मित है। वर्तमान में नदी बह रही है, तो किसी के आसपास आप क्या करिए, एक स्ट्रक्चर बनाइए, बांध। तो तटबंध देखेंगे, जो नदी बह रही है दोनों किनारे पे नदियों के, आपको एक ऊंचा स्थान दिखाई देगा। इन दोनों के बीच ही में नदी फ्लो हो रही है। तो ये वाला स्ट्रक्चर हुआ क्या आपकी? तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपका, ये पूरा पोर्शन, ये प्राकृतिक तटबंध है। तो नदियों को बांध के रखा हुआ है। प्राकृतिक तटबंध क्या है? बोलेंगे एक प्राकृतिक तरीके से नदियों के द्वारा निक्षेपित बांध है ये, जो नदियों को बांध के रखा हुआ है और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रखा हुआ है। अगर किसी कारण से प्राकृतिक तटबंध जो है टूट जाए, यहाँ से मान लेते तोड़ देते हैं, गैप कर दे, तो पानी फ्लो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ से तोड़ दे तो पानी फ्लो होगा, इसका मतलब बाढ़ आएंगे इस साइड में, इधर बाढ़ आ रहा है आपका। तो प्राकृतिक तटबंध और नदी वेदिका दोनों मिलते जुलते कंसेप्ट है, लेकिन अंतर है, प्राकृतिक तटबंध नदियों के पास ही बन रहे, नदी वेदिका नदी से थोड़ा दूर पुराने बाढ़कृत क्षेत्र है। तो प्राकृतिक तटबंध ये टूटता है, हांगू नदी का नाम सुनेंगे, हांगू। ये चीन की नदी है, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, और चीन के लिए अभिशाप भी माना जाता है, चीन का शोक कहलाता है। तो बराबर हवांगो नदी क्या करती है? अपने प्राकृतिक तटबंध को तोड़ते रहती है। यह कोसी नदी है बिहार की, वो भी अपने प्राकृतिक तटबंध को तोड़ते रहती है और बाढ़ लाते रहती है। तो इस तरीके से नदी वेदिका और प्राकृतिक तटबंध को आपने देखा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं समतल मैदान और डेल्टा। ये दोनों भी मिलते जुलते हैं, एक साथ रखना है आपको। समतल मैदान क्या होता है और डेल्टा, नदियों का जो पूरा प्रदेश है निचले इलाके में, तो वो समतल मैदान बनता है। जो आप पढ़ रहे हैं फिर से एक बार, समतल प्राय मैदान, समप्राय मैदान ही बोलते हैं, समप्राय मैदान। और दूसरा यहाँ पे पढ़ना है आपको डेल्टा, नाम सुनते होंगे आप, डेल्टा, नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टा। ये तो दोनों जो समतली मैदान है, बस अंतर है डेल्टा मुहाने पे बन रही है नदी, जहाँ पे गिर रही है वहां बन रही है, उससे पहले है समतल प्राय मैदान।
कि नदियों ने पूरा भूमि को काट दिया हो, अवमंदन समाप्त हो गए हो, निक्षेपण का कार्य कर रही हो नदियां। मान लेते हैं कि जो नदी बह रही है ऐसे बह रही है, ठीक है। तो ये नदी जो बह रही है, ये पूरा इलाका जहां तक निक्षेपण हुआ, तो निक्षेपण के द्वारा ये पूरा निक्षेपण हो रहा है, तो पूरा इलाके को आप बोलेंगे समतल प्राय मैदान। समतल प्राय मैदान निक्षेपण से बनते हैं। नदियों में अवसाद आ जाए, अवसाद इकट्ठे होने लग जाए और अपरदन समाप्त हो चुके रहते हैं, इस स्तर तक नदियां अपने मध्य भाग से निक्षेपण करने का काम प्रारंभ कर देती है। और लास्ट में क्या होता है, फिर आगे बढ़ के डेल्टा बनाती है, अर्थात समुद्र में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा बनाती है। तो निक्षेप किस चीज का होता है? अवसादों का निक्षेप होता है। अब यहाँ पे समतल प्राय मैदान में एक स्ट्रक्चर था जिसको जो डेविस ने बताया था, अगर नहीं कटता कोई स्थल रह जाए, मान लेते हैं कोई चट्टान थी, अगर ये ना कटे नदियों के द्वारा, तो जो बच जाता है सिर्फ एक सिंगल एलोन पहाड़ी, मान लीजिए एक सिंगल एलोन पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी को क्या बोला था उन्होंने? मोड़ मोड़नाक पहाड़ी। मोड़नाक पहाड़ी याद रखिए। मोड़नाक पहाड़ी के नाम पे अगर एक सिंगल पहाड़ी बीच में कहीं पे आपको मिल जाए, कहीं भी ऊंची उठी, तो समझिएगा उसका नदी ने अवर्दन नहीं किया है और एक सिंगल लोनली पहाड़ी है, उसे मोड़नाक पहाड़ी कहते हैं। तो ये है आपका समतल मैदान। अब डेल्टा क्या होता है? वो भी एक समतल मैदान है, बस अंतर है कि उसमें निक्षेपण कुछ ज्यादा हो रहे हैं और अवसाद की मात्रा क्या है, तो एक लय में है। अर्थात डेल्टा का निर्माण चरणबद्ध तरीके से होता है, समतल प्राय मैदान के आगे होता है और जो आधार तल है अर्थात समुद्र तल के आसपास ही निक्षेपण होता है। सभी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, ये भी याद रखना है आपको। डेल्टा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो डेल्टा है वो निक्षेपण से बनता है। डेल्टा कैसे बनते हैं? निक्षेपण की क्रिया से बनते हैं। नदियां अवर्दन कम करती है, निक्षेपण अधिक करती है। पुनः अवसाद क्या रहते हैं? अवसादों में भी अंतर है। तो बड़े कण, बड़े आकार के अवसाद, एक छोटे आकार के अवसाद, छोटे आकार के। तो बड़े आकार के जो कण रहते हैं वो पहले रहेंगे। अगर एक समतल प्राय मैदान में मान लेता हूँ ये है, नदियां बह रही है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये डेल्टा कुछ इस तरीके से, इतना में डेल्टा का निर्माण होगा ये पूरा। तो यहाँ पे पहले क्या बनेंगे? बड़े कण रहेंगे, बड़े आकार के कण। और ये मुहाने पे जो समुद्र के अंदर जा रहे हैं तो महीन कण रहेंगे, यहाँ पे महीन कण अर्थात छोटे आकार के कण। तो छोटे आकार के कण जो रहते हैं आपके समुद्र के पास रहेंगे, बड़े आकार के कण उससे पहले रहेंगे। डेल्टा चरण बाई चरण तरीके से बनेगी। कैसे बनेगी? पहले निक्षेपण थोड़ा सा होगा, सेकेंड स्टेज में जो रहेगा थोड़ा सा निक्षेपण और बढ़ाइए इतना, थर्ड स्टेज में इसे और बड़ा करिए, निक्षेपण यहाँ तक, नेक्स्ट स्टेज में यहाँ तक और अंत में पूरा निक्षेपण। तो पहले निक्षेपण ये हो रहा है आपका, सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा निक्षेपण और बढ़ा, थर्ड स्टेज में निक्षेपण ये है, चौथे स्टेज में निक्षेपण है और पांचवें स्टेज में पूरा का पूरा निक्षेपण कर दीजिए। यहाँ से काट के पूरा निक्षेपण कर दीजिए ऐसे करके। तो इस तरीके से डेल्टा का निर्माण चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, जमाव धीरे धीरे हो रहा है। अब डेल्टा के प्रकार होते हैं, इसी में आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, डेल्टा अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? चापाकार डेल्टा, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि डेल्टा के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखिए चाप के आकार का, चाप देख रहे होंगे, चापाकार ऐसे करके चाप, ठीक है। दूसरा लिखिए पंखे के आकार का, पंखाकार। किसका पंखा? तो पंख, जो चिड़िया के पंख होते हैं वो
तो पंख के आकार का रहता है, उंगली नुमा चिड़िया के उंगली के जैसा रहेगा। तो चिड़िया का जो उंगली है उस आकार का रहेगा। यहाँ पे ठंड में सीधा सीधा रहेगा डेल्टा, सीधा ही गिर रहा है, कोई डेल्टा ना बनाते हुए। डेल्टा तो बन रहा है लेकिन कम है, सीधा ही नदियाँ गिर रही हो। चौथे नंबर पे एस्चुरी, ये शब्द आता है एस्चुरी, एस्चुरी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, पंखा का चिड़िया के आकार का, चिड़िया के पंजों, एक ही शब्द है। देखिए चाप के आकार का डेल्टा, डेल्टा जो ब्रांच में नदियाँ बहती है, ब्रांच में नदी बढ़ गई, उंगली के आकार का मान लीजिए, ये नदिया का ब्रांच है, ये मेन नदी है, मेरा हाथ मान लेते हैं, उंगली जो है ब्रांच में, फिर आगे सब आगे मिलके फिर से एक नदी बना ले। तो ये मुख्य नदी है, जैसे निकली, फिर इससे एक और निकालिए ऐसे ऐसे। मान लेते हैं कि ये चाप के आकार का डेल्टा बना रही है, इसको ऐसे करिए, और यहाँ भर दीजिए इसको ऐसे करके। अर्थात एक चाप के आकार का, ये नदियां हैं, नदियां का फिर ब्रांच है, बाद में पूरी नदियां एकत्रित हो जाती है। तो यहाँ पे जो डेल्टा बन रहा है पूरा भरा भरा रहेगा। तो नदियां का ब्रांच तो है लेकिन आगे पूरा भरा भी है, तो यही डेल्टा है, चाप के आकार का डेल्टा। तो बनाना आपको ऐसे है, ऐसे करिए, फिर इसका ब्रांच निकालिए, इधर ब्रांच फिर इधर ब्रांच, इनको जोड़िए फिर इसको जोड़िए, इसके बीच में कुछ ऐसे भरिए, इन दोनों के बीच में कुछ भरिए और इनको ऐसे मिला दीजिए, दिख जाएगा चापाकार। तो चाप के आकार का डेल्टा मुख्य नदी है, नदियों का ब्रांच निकला, फिर ब्रांच का ब्रांच निकला, ऐसे करके, और आगे अपसार पूरा ये सब। ठीक, पंखा कार या चिड़ियों के पंजे के आकार का, चिड़िया का पंजा कैसा रहता है, वो कैसे रहेगा, ऐसे निकल गया है, दूसरा ऐसे। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, चिड़िया के पंजे का कुछ इस तरीके से आकृति रहेगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा निर्मित हो रहा है, तो ये आपका चिड़ियों के पंजे के आकार का डेल्टा बनाता है। चापाकार डेल्टा जो रहता है, ये चाप के आकार का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है, तो जितनी भी नदियां दिख रही है आपको, जैसे बड़ी बड़ी नदियों में दिखेंगे, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये क्या दिख रहा है आपका, नील नदी चापाकार। अगर देखेंगे इन नदियों का डेल्टा, गंगा नदी हो सौम्य, सिंधु नदी हो, ब्रह्मपुत्र नदी हो, और मिस्र की जो नील नदी हो, सब किस तरीके का डेल्टा बना रही है, चापाकार। तो चापाकार डेल्टा है। और चिड़ियों के पंजे का डेल्टा एक विशेष नदी है, यही पूछता है आपसे, कौन सी नदी चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। चिड़िया को ध्यान से देखिएगा, उसके पंजे देखिएगा, पंजे के आकार का डेल्टा, आप बोलेंगे मिसिसिपी नदी, अमेरिका में बहती है मिसिसिपी, मिसिसिपी रिवर यूएस की नदी है, ये गिरती है फ्लोरिडा की खाड़ी में, तो वहां पे बनाती है चिड़ियों के पंजे के आकार का। सीधी नदियाँ सीधी और डेल्टा ऐसे करके सीधी गिर जाए, ये पूरा पूरा इलाके में डेल्टा बन गया, सीधा सीधा ही फ्लो हो जाए नदियाँ। अब यहाँ पे एस्चुरी देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में दो नदी है, नर्मदा ताप्ती नदी, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या रहता है कि जब नदियाँ गिरती है सीधा, डेल्टा डेल्टा नहीं बनाती, एक्चुअली में डेल्टा है नहीं, ये नदियाँ जो है सीधा सीधा गिर रही है आपकी समुद्र में, या तो समुद्र का स्तर बढ़ते जाए, या नदियों का मुहाना जो है वो समुद्र के अंदर चला जाए। जैसे आप देखेंगे नर्मदा नदी को, सीधा है नदी, फ्लो हो रही है, यहाँ पे समुद्र है मान लेते हैं, ये समुद्र। तो नदियाँ समुद्र में कैसे है, सीधा सीधा जा रही है, इसका जो मुहाना है, या तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाए, या तो नदिया का एक ढाल आ जाए, वहां समुद्र के अंदर में चली जाए, अवसादों को इकट्ठा कर दे यहाँ पे। तो यहाँ पे नदी का स्वच्छ पानी था,
और ये समुद्र का खारा पानी। तो खारा पानी दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों के बायोडाइवर्सिटी रहते हैं, अर्थात बायोडाइवर्सिटी तो संपन्न इलाका है। और यहाँ पे जो है ब्रांच भी नहीं बटे हुए हैं कि इस तरीके से ब्रांच निकाल दूं मैं, नदी नदी सीधे ही गिर रही है। ठीक है, तो नदी का मुहाना जो था इसका समुद्र अतिक्रमण कर जाता है कि जल स्तर बढ़ जाए समुद्र का और इसको अपने में विलीन कर ले। तो दोनों गिर रहे हैं, स्वच्छ पानी भी है, साथ साथ में समुद्र का खारा जल भी है, तो बायोडाइवर्सिटी से संपन्न है। यहाँ मछली बहुत मिलते हैं, मछली से संबद्ध इलाका रहता है। बंदरगाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होते हैं एस्चुरी। तो भारत में एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? क्या बोलेंगे? एस्चुरी का निर्माण, जो फॉर्मेशन ऑफ एस्चुरी है, यहाँ पे बोलेंगे नर्मदा नदी, सेकेंड नंबर पे ताप्ती नदी। तीव्र गति से ये दोनों नदियां निकलती है और क्या है आपके, दोनों गुजरात में गिर रही है, सीधा सीधा फ्लो हो जा रही है अरब सागर में। तो एस्चुरी का निर्माण करती है, मंद ढाल वाला एकदम अंदर जा रहा है यहाँ पे स्लोप। तो अगर कोई ऊंचा वाला स्थान है, मान लेते हैं नदी ऐसे फ्लो हो रही है, ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वो अप एंड डाउन वाला हो गया, तो नदी अंत में यहाँ गिर रही है। ठीक है, ये एक समुद्र है, इसको भर लेंगे। ये तो नदी टेढ़ा मेढ़ा मार्ग से गुजर रही है, अंत में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण की। लेकिन कुछ नदियां सीधे ही जाए, मान लेता हूँ मैं ये नदी फ्लो हो रही है और सीधा यहाँ पे जो है एक समुद्र का लेवल है, तो जो नदियां फ्लो हो रही है वो सीधा सागर में ही गिर रही है। अंत में सागर का जल स्तर बढ़ जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि डेल्टा है कि नहीं है, तो यही आपका एस्चुरी है। अब एक जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु, ये देख लीजिए आप, समतल प्राय मैदान जलोढ़ का मैदान कहलाता है। तो जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु, इसके बारे में एक साथ पढ़ेंगे आप। दोनों को कंबाइन करके जब आप चलेंगे तो आसान हो जाता है समझना। कंसेप्ट है जलोढ़ शंकु व जलोढ़ पंख, एक साथ रखना है आपको। जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु मिलकर जलोढ़ पंख बना लेते हैं। अब होता क्या है शंकु, तो मान लेते हैं कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, ये इसका जो आपका अवसाद है, ये देखिए कोई नदी है, तो आप पहले ऐसे ऐसे कर लीजिए। कुछ इस तरीके से अगर नदियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र से निकल रही है, पूरा पहाड़ है आपका, पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ती है, काट के ला रही है मलबे को, अवसादों को, नदियां मलबे अवसादों को जो काट के ला रही है नदी, तो वो अचानक से पर्वत के पाद के पास ही, जलोढ़ शंकु जलोढ़ पर जलोढ़ पंख कहाँ बन रहे हैं? पर्वतों के पार के पास हैं। जैसे हिमालय से नदियां निकल रही है, हिमालय नदी है। ठीक है, अब यहाँ से जो नदियां निकल रही है तो यहाँ पे अवसादों को ला रही है, जो काट काट के अपने साथ अवसाद ला रही है, ये इसके पार के पास अर्थात पैर के पास ही, ढाल के पास ही एकत्रित कर देगी। तो यही आपको जो दिख रहा है ढाल के पास एकत्रित कर दी है। बाद में आपको ये मैदान दिखाई दे रहा है क्योंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो ये मैदान है पूरा समतल प्राय मैदान, जलोढ़ मैदान ये है। लेकिन जो पर्वत के पाद के पास ही एकत्रित हुए हैं, शंकु के आकार का जो बन रहा है ये वाला आपका हिस्सा, ये क्या कहलाता है? जलोढ़ शंकु। बाद में सब सारे जलोढ़ शंकु आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? चिड़ियों के पंजे का एक आकृति बना रहे हैं, पंख का, पंजे का नहीं, पंख का आकृति बना रहे हैं। तो ये एक साथ जलोढ़ शंकु मिलके जलोढ़ पंख बना ले रहे हैं। ठीक है, जलोढ़ पंख बिना जलोढ़ शंकु के नहीं बन सकते हैं। तो आपको यही बस बताना है डायग्राम के साथ कि जब भी नदियां निकलती है पर्वत क्षेत्र को छोड़ते हुए, तो पर्वत क्षेत्र के पार के पास जलोढ़ को
एकत्रित करती है। जलोढ़ मतलब जल के द्वारा ढोया जाने वाला एक शब्द है। जलोढ़ है क्या? तो बोलेंगे जल के द्वारा ढोया जाने वाला। जलोढ़ ढो के ला रही है, जल क्या ढो के ला रही है? तो ढो के लाती है अपने साथ अवसाद को, महीन कण को, बालू के कण, बालू हो, पत्थर हो, कंकड़ हो। अब इसमें व्यास का अंतर होगा, बड़े हैं कि किस तरीके से छोटे महीन कण है। तो ये सब अवसाद के टाइप हैं। इसी को ही जो ढो रही है जल, उसे ही जलोढ़ बोलते हैं। तो जलोढ़ शब्द है। पहले कोशिश करिए संधि विच्छेद करने का नाम का। दो दो को आपको एक साथ रखना है। इधर से जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख एक साथ पढ़ना है आपको। जो दो पढ़ना है एक साथ, उसका मैं आपको थोड़ा नोट्स कर देता हूँ। यहाँ पे कंबाइन करके आप पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख पढ़ना है तो उस साइड से नदी वेदिका, नदी वेदिका और प्राकृतिक तटबंध एक साथ रख के पढ़ना आपको। प्राकृतिक तटबंध। इधर से समतल या समप्राय मैदान, समप्राय मैदान या जिसे जलोढ़ मैदान भी कहते हैं, प्लस इसके साथ में डेल्टा रख दीजिएगा एक साथ। फिर गुम्फित नदी, जो गुम्फित नदी है, और शाखा मिलिनी, इन दोनों को एक साथ रख के पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका टोटल अनुदैर्ध्य परिच्छेद का समाप्त हो जाएगा। एक साथ नदियां कटाव कर रही है, दूसरे साइड अववर्धन कर रही है। सात नदी का दो ही काम है, एक तो अववर्धन करने का। नदी दो ही फंक्शन कर सकती है, तो अववर्धन या तो आपका क्या करेगी, निक्षेपण। तो कुछ अववर्धन से आकृति बन रहे हैं, कुछ निक्षेपण से बन रहे हैं। इन दोनों को अलग अलग करना है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए। बस आज के लिए इतना ही था टू डू IAS में।